नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं विकास तंवर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं एग्जाम टॉक्स में। आई होप तैयारी आपकी काफी अच्छी चल रही होगी हरियाणा सीईटी की। तो जितने भी स्टूडेंट हरियाणा सीईटी की तैयारी कर रहे हैं और उनको प्रॉब्लम आ रही है इंडिया जीके में कि सर इंडिया जीके के क्वेश्चन नहीं बन पाते, तो जितने भी स्टूडेंट जिनकी ये समस्या थी उनका सॉल्यूशन आ चुका है। अगर आप भी अच्छा स्कोर करना चाहते हैं इंडिया जीके में तो आप डेली मेरे साथ प्रैक्टिस सेशन अटेंड करें और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि आपका स्कोर दिन प्रतिदिन इंक्रीज होता हुआ आपको नजर आएगा। तो स्टार्ट करेंगे। आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है और पहला प्रैक्टिस सेट हमने कर लिया है। आज काफी अच्छे और मस्त क्वेश्चन रहने वाले हैं, काफी एंजॉय करोगे इस क्लास को। तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखना और गारंटी मेरी है कि काफी अच्छा स्कोर करके आओगे इंडिया जीके में। और हरियाणा जीके की क्लास भी मैं जल्द लेके आने वाला हूं, जो हमारी शायद 4th क्लास होगी। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को आप सभी के साथ। उम्मीद करता हूं क्लास आपको अच्छी लगेगी और एंड तक आप बने रहेंगे। देखो क्या प्रॉब्लम आती है, हम स्टार्ट तो कर देते हैं कि चलो हरियाणा सीईटी की तैयारी कर लेंगे, पर जब तक पेपर ना हो उस टाइम तक लगातार तैयारी करना सबसे बड़ा चैलेंज है। आप क्या करते हैं, तैयारी स्टार्ट करोगे, आपने देखा सरकार ने कोई नोटिफिकेशन नहीं निकाला अभी तो तैयारी छोड़ दी, फिर नोटिफिकेशन आया दोबारा तैयारी स्टार्ट कर दी। तो इस तरीके से मेरे भाई सिलेक्शन नहीं होता, रेगुलर रहना होगा आपको, तभी आप सिलेक्शन ले पाओगे। तो आज इस क्लास को मैं स्टार्ट करता हूं आप सभी के साथ में और रिक्वेस्ट करता हूं आप सभी से, आप अपनी जो क्लासेस हैं वो रेगुलर अटेंड करें और साथ में अपना जो टाइम टेबल है उसे भी रेगुलरली फॉलो करें। अगर किसी ने नहीं बनाया टाइम टेबल तो सबसे पहले टाइम टेबल बनाओ, क्लास किस टाइम अटेंड करनी है, ऑफलाइन बुक्स किस टाइम रीड करनी है, प्रैक्टिस सेट कब, सब कुछ अपना डिसाइड करो। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और यहाँ पे आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे आपको नजर आएगा। इस क्वेश्चन में ये कहा गया है कि भारत के इतिहास में काफी बड़ा डिजास्टर हुआ था, इंडस्ट्रियल डिजास्टर आप उसे कह सकते हो। वहां पे क्या हुआ था, एक कंपनी के अंदर गैस लीक हुई और उस जहरीली गैस की वजह से काफी लोग मारे गए थे। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के अंदर वो थी। तो आपको बताना है कौन सी फैक्ट्री थी वो। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं, तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है वो आपका बिल्कुल सही होगा। जो ऑप्शन नंबर बी है वो इसका जवाब है कि यूनियन कार्बाइड नाम की एक फैक्ट्री थी। यहाँ पे आपकी गैस लीक हुई और उस गैस लीक की वजह से बहुत सारे लोग जो है वो मारे भी गए और बहुत सारे लोग बहुत बुरे तरीके से बीमार हुए थे। तो ऑप्शन नंबर बी जो है हम यहाँ पे कर देंगे। ये घटना कब की है, तो ये जो घटना है यूनियन कार्बाइड की, ये 1984 की घटना है और हुई कहां पे थी, तो ये जो घटना है ये मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के अंदर हुई थी। तो आई थिंक कितना आप जो है याद रखेंगे। और आपको पता होगा कि जो मध्य प्रदेश है वहां के गेहूं काफी फेमस हैं। साथ में टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया किसे बोला जाता है भाई, टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया। अगर पूछ ले आपसे कि टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया कौन सी है, तो टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया। उसके अलावा अगर आपसे वो ये पूछ ले कि सबसे ज्यादा नेशनल पार्क कहां पे है, मैक्सिमम नेशनल पार्क, सबसे ज्यादा नेशनल पार्क कहां पे है, मैक्सिमम नंबर ऑफ नेशनल पार्क या राष्ट्रीय उद्यान इसे भाई बोलते हैं हिंदी में, तो ये भी आपका मध्य प्रदेश है। और मध्य प्रदेश के अंदर पन्ना और भी बहुत सारे टाइगर रिजर्व या फिर उसके अलावा नेशनल पार्क आपको देखने को मिलेंगे। उसके अलावा नर्मदा नदी यहां से स्टार्ट होती है मध्य प्रदेश के अंदर। नेक्स्ट आते हैं भाई सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन में यह पूछा गया है कि इनमें से किस दिन हम नेशनल पंचायती राज डे सेलिब्रेट करते हैं। क्या 28 मार्च को, 22 मार्च को, 22 मार्च को भाई मेरा बर्थडे है, क्या 28 अप्रैल को या 24 अप्रैल को। तो 24 अप्रैल को हम सेलिब्रेट करते हैं भाई, क्या चीज सेलिब्रेट करते हैं, नेशनल पंचायती राज डे सेलिब्रेट करते हैं 24 अप्रैल को। अब यहाँ पे पंचायत के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। आज के समय हमें पता है कि हर 5 साल बाद पंचायत के इलेक्शन होते हैं, पर पहले ऐसी चीजें नहीं थी। अब इस पंचायत को संवैधानिक दर्जा दिया गया। तो यहाँ पे अगर बात करें तो 73rd टाइम जब कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज किया गया, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992, इसके तहत पंचायत को क्या दिया गया भाई, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस जो है वो दिया गया पंचायत को। इसके अलावा एक नया शेड्यूल ऐड किया गया और उस शेड्यूल का नाम था कौन सा भाई, 11वां शेड्यूल या 11th शेड्यूल आपका ऐड किया गया। यहाँ पे जो पंचायत है इनके पास 29 ऐसे मुद्दे हैं जिनके ऊपर आपका ये काम कर सकते हैं। जैसे गांव के अंदर मंदिर है, गांव की सरकारी जमीन है, गांव का शमशान घाट है, गांव की सड़कें हैं, गांव की लाइट है, इस तरीके के मुद्दे सरपंच आपका देख सकता है। यहाँ पे अगर पूछ ले पहली स्टेट जहां पे सबसे पहली बार इलेक्शन कराए गए पंचायत के, तो पंचायत के इलेक्शन सबसे पहली बार कहां पे कराए गए, तो पंचायत के इलेक्शन सबसे पहली बार कराए गए राजस्थान में, नागौर नाम का जिला है वहां पे। तो इस चीज को भी आप
याद रख लेंगे। और ये पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो पीडीएफ के लिए क्या करोगे भाई, टेलीग्राम पे जाओ और एग्जाम टॉक सर्च करो और पीडीएफ अपने डाउनलोड कर लेना, और इससे आप रिवाइज कर सकते हो कि क्या क्या चीजें मैंने बताई थी। अदरवाइज जितनी भी अपडेट है वो भी आपको टाइम टू टाइम टेलीग्राम पे मिलेंगी, ज्वाइन करो भाई वहां पे जाके, बाकी आपकी मर्जी है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि जो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल है वो इन चार ऑप्शन में से किस चीज से संबंधित है। क्या गोल्डन क्वाड्रिलेटरल नाम से कोई रेलवे स्कीम है, क्या गोल्डन क्वाड्रिलेटरल नाम से कोई वाटर मैनेजमेंट है, या रोड प्लानिंग है, या नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे अगर आप बात करें तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही होगा। जो आपका गोल्डन क्वाड्रिलेटरल है वो 4 भारत के मुख्य शहरों को जोड़ता है, जिसमें दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और उसके अलावा मद्रास या फिर चेन्नई आता है। तो 4 कौन कौन से शहरों को जोड़ता है ये गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। तो इसमें अगर बात करें तो ये एक सड़क परियोजना है जो दिल्ली, उसके अलावा नेक्स्ट अगर आप बात करें कौन सा है, मुंबई, फिर आ जाओ नीचे चेन्नई, फिर नेक्स्ट अगर आप आओगे चेन्नई में नीचे लिख देता हूं भाई, ठीक है। नेक्स्ट आओगे तो क्या आ जाएगा, नेक्स्ट अपना आ जाएगा चेन्नई, चेन्नई के अलावा एक और रहेगा भाई कोलकाता, ठीक है। तो ये 4 शहरों को जोड़ता है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल परियोजना, जो कि भारत के 4 मुख्य शहर या मेट्रो सिटीज आप कह सकते हैं। इनमें से एक तो भारत की राजधानी है, एक भारत की आर्थिक राजधानी के नाम से जानी जाती है। चेन्नई का पुराना नाम क्या था भाई, ओल्ड नेम क्या था, मद्रास था। कोलकाता को कलकत्ता और बॉम्बे को, मुंबई को बॉम्बे बोलते थे, ठीक है भाई। ये बॉम्बे का राज्य हुआ करता, 1960 में टूटा और 2 नई स्टेट बनी, महाराष्ट्र और गुजरात नाम से। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आप सभी के साथ में। अगले क्वेश्चन में कहा गया है कि इनमें से कौन से क्षेत्र में सबसे ज्यादा बारिश होती है। तो भाई आप बताओ एक बार देख के जवाब। तो अगर आपको नहीं पता तो सुनो भाई, मेडिटेरियन, इक्वेटोरियल, ट्रॉपिकल या टेम्परेट रीजन। तो देखो इक्वेटर जो है आपका, इक्वेटर है कहां पे, जैसे अपन ने क्या किया भाई, ये मान ली धरती है, इस धरती को अपन ने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, और जो 2 पार्ट्स में डिवाइड किया इस लाइन को हम क्या बोलते हैं, 0 डिग्री, और इसी 0 डिग्री को हम बोलते हैं इक्वेटर। तो इक्वेटर के आसपास का जो क्षेत्र है, यानी इक्वेटर के आसपास का जो क्षेत्र है, यहाँ पे धूप भी बहुत ज्यादा है और बारिश भी बहुत ज्यादा होती है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन जो है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि इक्वेटोरियल रीजन में आपकी सालाना बारिश जो है सबसे ज्यादा होती है, या पूरी साल लगभग हमें बारिश यहाँ पे देखने को मिलती है। आई थिंक ये चीजें हमें समझ आ गई। मेडिटेरियन सी के पास जो क्षेत्र है वो आपका मेडिटेरियन कहलाता है, और यहाँ पे आपका खट्टे फल जो है वो ज्यादा होते हैं। ये मेडिटेरियन सी यूरोप को किससे अलग करती है, अफ्रीका से अलग करती है। आई थिंक समझ गए। टेम्परेट जोन कहां पे होता है, 66.5 डिग्री के आसपास। 66.5 के आसपास का जो क्षेत्र है, चाहे वो दक्षिण में हो, सॉरी उत्तर में हो, चाहे दक्षिण में हो, ये साउथ हो गया। तो यहाँ पे ये टेम्परेट रीजन आ गया, ठीक है। उसके अलावा ट्रॉपिकल, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, वो सारा क्षेत्र है भाई। आई थिंक इतना आपको पता होगा, आप तैयारी कर रहे हो, नहीं पता तो कमेंट में बताओ, अगली बार और ज्यादा डिटेल में बताएंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप ये बताओ कि आपकी जो 0 डिग्री है ग्रीनविच है, उसमें और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम में कितना अंतर है। तो देखो अगर आप बात करें तो हमने क्या किया, ये जो धरती है, इस धरती को इस तरीके से तो बांट ही दिया, जैसा मैंने पीछे स्लाइड में दिखाया। ये तो है भाई लैटिट्यूड लाइन, ये हमें बताती है कि आप इक्वेटर से कितने दूर हो। और अगली स्लाइड अगर आप देखोगे तो यहाँ पे बनाऊंगा मैं ऐसी लाइन, ये आपकी है लॉन्गिट्यूड लाइन। कौन सी लाइन बोलते हैं इन्हें, लॉन्गिट्यूड लाइन बोलते हैं। और ऐसी टोटल लॉन्गिट्यूड लाइन कितनी है, 360 लाइन है, ठीक है। 360 डिग्री है आपकी टोटल। अब यहाँ पे ये जो बीच में है बिल्कुल, इसे बोल दिया 0 डिग्री। अब 180 इस साइड, 180 इस साइड, जो ये 0 डिग्री है इसको हम बोलते हैं ग्रीनविच। अब ये जो ग्रीनविच है ये लंदन से पास होती है, लंदन के पास एक जगह है ग्रीनविच ऑब्जर्वेटरी है, वहां से ये लाइन पास होती है। अब इसके इस साइड का जो हिस्सा है इसको तो बोलते हैं भाई ईस्ट साइड, और इसको बोलते हैं वेस्ट साइड। अब इस साइड तो टाइम घटता है डिग्री के हिसाब से, इस साइड बढ़ता है। जैसे अगर आप बात करें 1 डिग्री की, तो 1 डिग्री में होते हैं 4 मिनट। और भारत का मानक समय जो है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है, भारतीय मानक समय, ये है 82.5 डिग्री पे। तो यहाँ पे घंटे जो है वो कितने बन जाएंगे, वो बन जाएंगे 5.5 घंटे। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो अपना कति ठीक होगा, जमा ठीक ऑप्शन नंबर कौन सा है भाई, बी है। तो समझ आ गया सारी बात। अब यहाँ तक पूछ लें कि ये जो अपने 82.5 डिग्री लाइन ऐसी है, कौन कौन से स्टेट से पास हुए हैं। अगर वो ये पूछ ले कि भाई हमने दोनों बता दो ये कौन कौन सी स्टेट से पास हुए,
तो ये है उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, ओडिशा और छत्तीसगढ़। इन राज्यों के पास हुआ है भाई यह लाइन आईएसटी या इंडियन स्टैंडर्ड टाइम 82.5 डिग्री ईस्ट में है। ये ईस्ट जो है ये आपने याद रखना है। दूसरी बात ये कि आपका मिर्जापुर जिला सुना होगा, मिर्जापुर वेब सीरीज भी देखी होगी, वहीं से ये लाइन जो है पास होती है मिर्जापुर जिले से और इन 5 राज्यों से होकर गुजरती है। अब इसमें पूछा गया है ग्रीनविच टाइम में और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम में कितना अंतर है, तो 5.5 घंटे का अंतर हमें इसमें देखने को मिलेगा। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आई थिंक चीजें समझ आ रही होंगी, अगर किसी को कोई दिक्कत है तो बता दो। भाई बक्सा टाइगर प्रोजेक्ट कहां पे लोकेटेड है? राजस्थान में, गुजरात में, वेस्ट बंगाल में या नन ऑफ दीज? तो बंगाल टाइगर सुना होगा आपने कि बंगाल टाइगर काफी फेमस है, तो बंगाल टाइगर मतलब वेस्ट बंगाल, इसका क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। भाई इतना समझ आ गया। अगर पूछ ले बक्सा टाइगर रिजर्व कहां पे है या टाइगर प्रोजेक्ट, तो हम सीधा सा आंख बंद करके निशान लगा सकते हैं वेस्ट बंगाल। अगर पूछ ले गिर कहां पे है, अगर आपसे पूछ लें गिर कहां पे है, तो आप बता सकते हो या नहीं बता सकते? गिर गुजरात के अंदर है। राजस्थान में कौन सा है? रणथंभौर नाम से फेमस है। रणथंभौर जो है वो कहां पे है? राजस्थान में है। तो इतना आप आई थिंक याद रखोगे, राजस्थान का रणथंभौर और गिर गुजरात का। इसमें कोई दिक्कत तो पूछो भाई। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। आपको यहाँ पे बताना है कि व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट इन टोटल पैसेंजर। अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं डेली। जैसे मान लो कोई झांसी से हिसार जा रहा है, कोई सिरसा से फतेहाबाद चला गया, कोई दिल्ली से आपका सिरसा आ गया, इस तरीके से लोग ट्रेवल करते हैं। तो इसमें पूछा गया है कि ये जो पैसेंजर है भारत के अंदर, ये कितने % ऐसे हैं जो आपका किससे ट्रेवल करते हैं? भाई वो आपका ट्रेवल करते हैं रोड के थ्रू या रोड से आपका जाते हैं। तो कितने % है होंगे आपके हिसाब से? क्या 20% है, 45 है, 75 है या फिर 80% है? भाई एक बार आइडिया मार के बता सकते हो अगर आपको पता है तो। अगर नहीं पता तो भाई मैं तो फिर बताऊंगा आपने। तो इसका जो आंसर है वो 80% है। कितना परसेंट है भाई? 80% लोग आपका रोड ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहादुरगढ़ के हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो रोहतक के हैं। दिल्ली कहाँ जा रहे हैं? दिल्ली जा रहे हैं। बहुत सारे लोग अपने यहाँ के भी होंगे, हिसार के, जो क्या कर रहे हैं दूसरी जगह ट्रेवल करके जाते हैं काम करने के लिए। तो वो किसके थ्रू जा रहे हैं? वो जा रहे हैं भाई रोड ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू। अब ऐसा तो है नहीं सारे के सारे फ्लाइट में बैठ के जा रहे हो या समुद्री जहाज में बैठ के जा रहे हो, तो ऐसा तो है नहीं पॉसिबल। तो ये बात है। अगले क्या है? 80% याद रखना भाई, काफी आप कह सकते हो अच्छा क्वेश्चन है ये। स्पेस एक्स के मालिक कौन है या संस्थापक कौन है, फाउंडर कौन है? भाई 1 मिनट में बता दोगे। काफी खास है ट्रम्प के, ये एलोन मस्क इनका नाम है। और ट्रम्प के आप कह सकते हो बहुत ज्यादा करीबी है। डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी के क्या बना दिए? प्रमुख बना दिया इसे एलोन मस्क को। स्पेस एक्स इनकी है, टेस्ला भी इनकी है। इतनी बात याद है। और दूसरी बात ये, भारत के अंदर भी शायद टेस्ला जल्दी एंट्री ले ले। प्रधानमंत्री मोदी ने बात कर ली है इनसे और इन्होंने मोदी से बात कर ली है कि भाई भारत के सामने क्या ऑफर रखें ताकि हमें भारत के अंदर आराम से मिले मौका आने का। तो स्पेस एक्स आजकल न्यूज में भाई थोड़ा याद रखना। नेक्स्ट है जो आपका कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल है, जिसे हम बोलते हैं भाई सामान्य भाषा में कैग। ये हमारा जो पैसा हम देते हैं सरकार को टैक्स के रूप में, उसका ध्यान रखता है। तो यानी काफी इंपॉर्टेंट बंदा है। तो क्या इसका कार्यकाल है? 3 साल, 4 साल, 5 साल? तो आंख बंद करके लगा देंगे 6 साल इसका कार्यकाल होता है या फिर 65 वर्ष इसका कार्यकाल। अब ये क्या मतलब है सर, ये ना समझ आया? बताओ एक बार। देखो भाई, मैं 35 साल की उम्र में बन गया कैग, तो मैक्सिमम मैं कितने साल रह सकता हूं? 6 साल। यानी मुझे 41 साल की उम्र में रिटायरमेंट दे दी जाएगी। अगर मैं बनता हूं मान लो 62 साल की उम्र में, तो आपका 3 साल बाद यानी 65 की उम्र में मैं रिटायर हो जाऊंगा। यानी या तो मेरे पहले 6 साल पूरे हो जाए या फिर मेरी उम्र 65 हो जाए, उसी टाइम मेरे को क्या कर दिया जाएगा? रिटायर जो है वो कर दिया जाएगा। तो ये इसका मतलब है 6 ईयर और 65 ईयर विच एवर इज अर्लियर, जो पहले आएगी वही आपकी मानी जाएगी। तो कैग का कौन से आर्टिकल में मेंशन है आप मुझे बताओगे। इसका जो आर्टिकल है वो कौन सा है ये आप बताओगे। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं क्योंकि 1-2 क्वेश्चंस के जवाब तो देखो आपके भी बनते हैं। तैयारी आपने भी करी है और काफी दिन हो गए होंगे तैयारी करे हुए, क्योंकि पेपर तो होना था दिसंबर में। अब दिसंबर की जगह फरवरी आ चुकी है और 20 के आसपास तारीख होने वाली है आपकी, और अब तक पेपर नहीं हुआ। तो आई थिंक आपको इतनी तैयारी तो होनी चाहिए, आपने पहले करी होगी। तो कार्यकाल हमने बता दिया। कार्यकाल को कई बार टर्म भी बोलते हैं और कई बार टेन्योर भी बोलते हैं। कोई दिक्कत, कोई समस्या तो पूछ सकता है। नेक्स्ट की तरफ आते हैं भाई।
नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड कानून जो है वो भारत के अंदर कब पास किया गया? फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड 2005, 2006, 2008, 2011। तो आंख बंद करके आप निशान लगा देंगे। आंख बंद ना भाई, खोली रखियो, गोला गलत भर दोगे क्योंकि वहां पे OMR सीट आती है और उसमें बाहर नहीं निकलना चाहिए। मान लो ऐसे हो, ठीक है, तो इसको ऐसे ही फिल करेंगे अपन, ऐसे आराम से, ठीक है। अब ये ना है कि हम नू मार दो टिक, तो ये गलत हो जाएगा, तो ये नहीं करना अपने को। अपन समझदार हैं, तो 2006 आराम से देख के आराम से आंसर लगा जाएंगे। नेक्स्ट है क्या है भाई? नेक्स्ट है कि इनमें से कौन सा संत कोबलर था, यानी मोची इनमें से कौन सा था? सूरदास था, तुलसीदास था, मलुकदास था या रायदास था? तो अपन ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे। रायदास क्या था? रायदास आपका मोची था। आई थिंक कोई दिक्कत है तो बताओ, अगर दिक्कत नहीं है तो भाई अपने अगले क्वेश्चन की तरफ अपन बढ़ लेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है अपना? अगला क्वेश्चन है कि आपके Who was the first temporary chairman? इन चार ऑप्शन में से कौन सा व्यक्ति टेम्परेरी चेयरमैन बना था संविधान सभा का? तो टेम्परेरी चेयरमैन कौन सा बना था भाई? संविधान सभा की यहाँ पे बात करी है और टेम्परेरी वर्ड है, तो टेम्परेरी तो एस सच्चिदानंद सिन्हा, ये था भाई टेम्परेरी, ठीक है। और इसने पहली संविधान सभा की जो बैठक हुई थी उसकी अध्यक्षता करी थी। और कब की बात है? ये 9 दिसंबर 1946 की बात है। फिर इलेक्शन भी कराए भाई इसने और ये बन गया आपका परमानेंट। ये परमानेंट प्रेसिडेंट बना कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। ये भारत का पहला राष्ट्रपति था, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। पूछ ले कड़ैत था भाई, तो बिहार राज्य से ये बिलोंग करते थे और महात्मा गांधी के काफी अच्छे दोस्त आप मान सकते हो। ये पहले प्रधानमंत्री, फर्स्ट PM। और अंबेडकर क्या है? फर्स्ट लॉ मिनिस्टर था, कानून मंत्री। कोई दिक्कत? इन्होंने किताब भी लिखी है काफी और दलितों के लिए काफी काम भी किया है अंबेडकर जी ने। आई थिंक आप सभी को ये चीजें पता होंगी, ठीक है भाई। नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट है भाई, आपने बताना है कि इनमें से कौन सा आर्टिकल ऐसा है जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से रिलेटेड है। यानी यहाँ पे कहा गया है अकॉर्डिंग टू विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, यानी मंत्री परिषद आपकी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होगी लोकसभा के लिए। तो देखो भाई, ये आर्टिकल आपका माइनॉरिटीज से रिलेटेड है, ये DPSP, और ये तो आपका बहुत ज्यादा आगे की तरफ पहुंच गया। यहाँ पे अपन ने सेंट्रल गवर्नमेंट की बात देखी होगी कि सेंट्रल गवर्नमेंट का जिक्र जो है आपका पार्ट नंबर 5 में आता है। तो ऑप्शन नंबर बी आप कर देंगे। आर्टिकल 75 में कहा गया है कि जो मंत्री परिषद है, ये मंत्री परिषद किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? ये लोकसभा के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। और यहाँ पे कितने % आपके मंत्री बन सकते हैं? तो लोकसभा की जितनी भी स्ट्रेंथ होती है, लोकसभा की स्ट्रेंथ के 15%, लोकसभा की स्ट्रेंथ के 15% व्यक्ति ही आपके क्या बन सकते हैं? मंत्री परिषद का हिस्सा बन सकते हैं। और आपका कोई भी व्यक्ति मंत्री बन सकता है, वो अगर चाहे लोकसभा का सदस्य हो, चाहे राज्य का, और चाहे किसी का भी ना हो भाई, फिर भी बनाया जा सकता है उसे। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, आपको बताना है भारत का जो संविधान है वो लागू कब हुआ? ओहो, इतना आसान क्वेश्चन भी आ जाए कि कई बार आ जाए भाई इतना आसान क्वेश्चन, तो बता दें कि तो आपका संविधान लागू हो गया 26 जनवरी 1950। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी को क्या हुआ? इस दिन तो लागू हो गया। और अगर पूछ ले कंप्लीट कब हुआ, अगर पूछ ले कंप्लीट कब हुआ, तो कंप्लीट हो गया भाई 26 नवंबर 1949 को। अगर ये पूछ ले कि जो संविधान सभा है, ठीक है, इन्होंने 26 नवंबर 1949 को कंप्लीट कर दिया। मेन आपकी कमेटी कौन सी थी इससे रिलेटेड? तो वह थी ड्राफ्टिंग कमेटी। कौन सी कमेटी थी भाई? ड्राफ्टिंग कमेटी थी। इसके अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष इसके कौन थे भाई? चेयरमैन कौन थे इस ड्राफ्टिंग कमेटी के? तो चेयरमैन की अगर मैं बात करूं तो चेयरमैन यहाँ पे थे मिस्टर अंबेडकर। कोई दिक्कत? ना दिक्कत। तो अगला क्वेश्चन देख लो भाई। पिछले के निशान लगवा दिया था ना आंसर के? हाँ, लगवा दिया भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आए, क्योंकि बाद में यार आपको ये देखने भी पड़ेगी टेलीग्राम पे, तो इस करके मैं सोच रहा हूँ टाइम टू टाइम सारी चीजें करवा दूं। इनमें ये कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग अपॉइंटमेंट इज नॉट मेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से ये बताना है कि कौन से व्यक्ति को भारत के राष्ट्रपति के द्वारा अपॉइंट नहीं किया जाता। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को डेफिनेटली राष्ट्रपति अपॉइंट करता है।
चीफ ऑफ आर्मी हो, नेवी हो, एयरफोर्स हो, इनको भी अपॉइंट यही करता है। कैग हो, अटॉर्नी जनरल हो, गवर्नर हो, प्रधानमंत्री हो, मंत्री हो, सभी को अपॉइंट कौन करता है? राष्ट्रपति। पर लोकसभा के स्पीकर के इलेक्शंस होते हैं, क्या होते हैं? इलेक्शंस होते हैं लोकसभा के स्पीकर के। और जितने भी सदस्य हैं लोकसभा के अंदर, कितने सदस्य हैं? 543। उनमें से एक व्यक्ति क्या बन जाएगा? स्पीकर बन जाएगा। एक व्यक्ति क्या बन जाएगा? स्पीकर बन जाएगा। स्पीकर के पास ये अधिकार है कि वो डिसाइड करे कोई बिल मनी बिल है या फिर नहीं है। स्पीकर के पास ये अधिकार है कि जब नंबर ऑफ वोट्स किसी मुद्दे को लेके इक्वल हो तो उस समय वो अपना वोट डाल सकता है। नॉर्मल सिचुएशंस में नहीं दे पाता अपना वोट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आओ भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग कैन अटेंड मीटिंग ऑफ द यूनियन कैबिनेट? इनमें से कौन सा व्यक्ति यूनियन कैबिनेट की मीटिंग को अटेंड कर सकता है? तो भाई सीधी सी बात है, कैबिनेट मिनिस्टर्स आपके अटेंड कर लेंगे। ऑप्शन नंबर ए क्या है? इसका सही जवाब होगा कि जो कैबिनेट मिनिस्टर भी 3 टाइप के होते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट और मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज। ठीक है, तो ये आपके आगे भाई 3 तरीके के, ये भारत का राष्ट्रपति और डिप्टी मिनिस्टर्स आपके इसी का हिस्सा होते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें तो नेक्स्ट कहा गया है, द प्रेसिडेंट कैन प्रोक्लेम इमरजेंसी। भारत का राष्ट्रपति इमरजेंसी लगा सकता है, पर किसके कहने पे लगा सकता है? तो क्या कोई बता सकता है? मैं बता सकता हूं भाई। यूनियन कैबिनेट हेडेड बाय द चीफ, प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री अगर अपने मंत्री परिषद के साथ मिलकर ये कह दे कि राष्ट्रपति जी बात सुनो, इमरजेंसी लगा दो, तो आपका भारत का राष्ट्रपति इमरजेंसी लगा देगा। बात आई है इमरजेंसी की, इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगा। इमरजेंसी के बारे में मेंशन किया गया है भारत के संविधान के पार्ट नंबर 18 में, और ये पार्ट नंबर 18 चलता है भाई आर्टिकल नंबर 352 से लेके 360 तक। कोई दिक्कत, कोई समस्या इतनी नहीं होगी। अब इमरजेंसी कितने टाइप की है, कोई पूछ ले आपते हैं कि कितने टाइप की है? 3 टाइप्स की इमरजेंसी है। कौन कौन सी है? अगर नो पूछ ले तो नो भी बता सकोगे? हाँ जी बता देंगे। तो कौन कौन सी है? पहली है नेशनल इमरजेंसी, 2 तरीके से लग सकती है, एक्सटर्नल एग्रेशन या इंटरनल डिस्टर्बेंस और आर्म रिबेलियन। इतना ना ध्यान दो, बस इतना दो सीटी खातर कि नेशनल इमरजेंसी के बारे में अनुच्छेद नंबर 352 में बोला गया जी, और 3 टाइप की इमरजेंसी है। दूसरी है भाई प्रेसिडेंट रूल, प्रेसिडेंट रूल या प्रेसिडेंट रूल। ठीक है, आर्टिकल नंबर 356 में मेंशन है जी, बहुत बार लग रहा है। अभी रिसेंटली कहाँ लगा है? रिसेंटली आपका लगा है ये मणिपुर में। नेक्स्ट आते हैं भाई आपका फाइनेंशियल इमरजेंसी। क्या है? फाइनेंशियल या वो वित्तीय आपातकाल, फाइनेंशियल इमरजेंसी। सर ये फाइनेंशियल इमरजेंसी कौन से आर्टिकल में है बताओगे? तो 360 में है भाई, पार्ट नंबर 18 याद रख लेना। इमरजेंसी के बारे में कहां से लिया है? तो सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी ली है जर्मनी से। और बात करें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में इसका जिक्र था इमरजेंसी का। समझ आ गया? नेक्स्ट की तरफ देखते हैं भाई। आई थिंक चीजें आपको समझ आ रही होंगी, कोई ज्यादा मैं आपके साथ मजाक कर नहीं रहा, बकवास भी नहीं कर रहा, आराम से करवा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट बताओ भाई, नेक्स्ट कौन सा वेद है जो सबसे पुराना है, ओल्डेस्ट वेद? देखो वेद तो है 4 तरीके के और अलग अलग तरीके की बात करते हैं। एक म्यूजिक के बारे में बात करता है, एक आपका जो टोने टोटके करते हैं उनके बारे में बात करता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो सबसे पुराना है वो कौन सा है? ऋग्वेद जो है वो आपका सबसे पुराना वेद है। अगर हम बात करें भारतीय इतिहास के अंदर तो सबसे पुराना यही है भाई। समझ आ गया ना? ये चारों के नाम लिख रखे हैं, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। सामवेद संगीत से रिलेटेड है। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान या पन्ना नेशनल पार्क कहाँ पे है? पन्ना नेशनल पार्क कौन से राज्य में है? क्या राजस्थान में है, महाराष्ट्र में है, गुजरात में है, मध्य प्रदेश में है? देखो पन्ना की आपकी खान्स भी है, तो पन्ना आपका मध्य प्रदेश के अंदर है, यानी ऑप्शन नंबर बी के साथ अपन जाएंगे। अपन किसके साथ जाएंगे? ऑप्शन नंबर बी के साथ अपन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी मध्य प्रदेश लगा, सही दिया निशान, डी की जगह बी बोल दिया, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, ऑप्शन नंबर डी आएगा भाई। ठीक है, नेक्स्ट भीमबेटका की जो रॉक शेल्टर्स हैं या गुफाएं आप कह सकते हो कौन से राज्य में है? क्या बता सकते हो? महाराष्ट्र में है, हिमाचल में है, कर्नाटक में है या मध्य प्रदेश में है? तो देखो अजंता एलोरा की है महाराष्ट्र में, और यहाँ पे भीमबेटका के उससे हैं मध्य प्रदेश के अंदर। यानी पहले भी मध्य प्रदेश था पन्ना, और ये अब फिर से मध्य प्रदेश आ गया, यानी काफी चमक रहा है भाई मध्य प्रदेश, काफी चीजों में आगे है। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, इनमें ये कहा गया है कि कौन से राज्य में कंपलसरी है रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग?
तो भाई कौन से राज्य में, देखो रेन वाटर हार्वेस्टिंग करते हैं राजस्थान में भी, पर यहाँ पे बात करिए किसकी, कंपलसरी वर्ड की, किसकी भाई, कंपलसरी वर्ड की। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आप कर देंगे, सॉरी ऑप्शन नंबर ए तमिलनाडु, क्या कर देंगे, ऑप्शन नंबर ए जो है वो आप कर देंगे तमिलनाडु। पर यहाँ पे राजस्थान में भी रेन वाटर हार्वेस्टिंग करी जाती है पर कंपलसरी ना है भाई। अब अगले पे आऊँ, अगले क्वेश्चन में कहा गया है किस तरीके का वन भारत में सबसे अधिक पाया जाता है, विच टाइप ऑफ फॉरेस्ट ऑक्यूपाई द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ एरिया इन इंडिया, कौन सी तरीके का फॉरेस्ट पाया जाता है भाई। देखो इक्वेटर के पास तो है नहीं, अपना ट्रॉपिकल आप कह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि अपने मौसम आता है ना पतझड़ का, और ये डेसिडियस के अंदर पत्ते झड़ते हैं एक टाइम पे आके। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट उत्तर या सही जवाब होगा, ठीक है। तो ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट काफी ज्यादा देखने को मिलेगा, और ये जो फॉरेस्ट है आपका एक समय पे आके पत्ते जो हैं वो गिरा देते हैं नीचे। नेक्स्ट है अपर हाउस ऑफ इंडियन पार्लियामेंट, जो अपर हाउस है इंडियन पार्लियामेंट का, और किस नाम से जाना जाता है उसे। देखो अपर हाउस मतलब राज्यसभा, या इसे हम बोलते हैं हाउस ऑफ एल्डर्स, हाउस ऑफ एल्डर्स बोलते हैं। और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, भारत के उपराष्ट्रपति, उसे चेयरमैन कहा जाता है। पर इसका अध्यक्ष जो होता है वो इसका मेंबर नहीं होता, अध्यक्ष जरूर होता है। इसके अंदर 245 सदस्य आपको मिलेंगे। फिलहाल की मैं बात करूं 12 नॉमिनेटेड मिलेंगे, 12 नॉमिनेटेड मिलेंगे। किसके द्वारा, बाय भारत का प्रधान राष्ट्रपति, बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भाई प्रेसिडेंट वैसे बोल रहा हूँ, मजाक में सीरियस ना ले जाना, ठीक है। 12 मेंबर नॉमिनेट करता है प्रेसिडेंट, ठीक है। और टोटल 245 मेंबर्स राज्यसभा, हाउस ऑफ एल्डर, या इसे अपर हाउस भी बोलते हैं, अपर हाउस भी बोलते हैं, अपर हाउस भी बोलते हैं। एक बात और बता दूं, इसे परमानेंट हाउस भी बोलते हैं। भाई काफी नाम बता दिए सर आपने तो इसके, परमानेंट हाउस भी बोलते हैं, ठीक है जी। अब बात करते हैं लोकसभा की। वो हरियाणा जीके की क्लास जो है वो भी आपकी आती रहेंगी, और हरियाणा जीके के ऊपर हमारा काम जारी है। पर इंडिया जीके में तो भाई एक नंबर गच काम कर देंगे, आपका कोई समस्या नहीं आएगी। लोकसभा की बात करूं, लोकसभा की अगर बात करें तो लोकसभा की बारी आती है भाई, तो इसे बोलते हैं लोअर हाउस, ठीक है। उसके अलावा आपका बोला जाता है हाउस ऑफ पीपल, हाउस ऑफ पीपल, क्योंकि यहाँ पे जो नेता जाते हैं उनको हम चुनते हैं, जबकि राज्यसभा के अंदर जो इलेक्शंस होते हैं उनमें हम पार्टिसिपेट नहीं करते। और इसकी स्ट्रेंथ कितनी है भाई, इसकी स्ट्रेंथ है 543, और अधिकतम हो सकती है, मैक्सिमम हो सकती है, मैक्सिमम कितनी हो सकती है भाई, मैक्सिमम हो सके 550। अगर इसमें पूछ ले कि इसकी मैक्सिमम कितनी हो सकती है, तो मैक्सिमम हो सके 250, याद रहेगा, ठीक है, डन, ओके। अब आते हैं नेक्स्ट, ये होते हैं भाई स्टेट के अंदर विधानसभा और विधान परिषद। सभा को बोलते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, और परिषद को बोलते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, काउंसिल, ठीक है भाई। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट नेक्स्ट है भाई ये, नेक्स्ट क्या है, एक मिनट, इसको मैं थोड़ा सा अच्छे से जचा दूं भाई, हाँ ये मैंने सही ना किया, अब करते हैं। Which is the house where the chairperson is not the member of that house, कि इनमें से कौन सा ऐसा सदन है जिसका अध्यक्ष इस हाउस का मेंबर नहीं होता। लोकसभा का देखो स्पीकर तो उनमें से ही चुना जाता है 543 में से, तो वो तो उसका सदस्य है। विधान परिषद की अगर आप बात करें तो विधान परिषद तो आपकी हर एक राज्य में है ही नहीं, और वहीं से मेंबर आ जाता है। राज्यसभा के अंदर अगर आप बात करें तो भारत का जो उपराष्ट्रपति चुना जाता है, भारत का जो उपराष्ट्रपति होता है, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो होता है, वो राज्यसभा का क्या माना जाता है, चेयरमैन। यानी राज्यसभा के चेयरमैन को अगर आप कहोगे तो वो राज्यसभा का सदस्य नहीं है, वो भारत का उपराष्ट्रपति जो बनेगा वो अपने आप बन जाएगा राज्यसभा का चेयरमैन, राज्यसभा का चेयरमैन। और इसके लिए एक वर्ड इस्तेमाल करते हैं, और वर्ड का नाम है भाई एक्स ऑफिशियो। क्या नाम है, एक्स ऑफिशियो बोलते हैं, कि जो भी भारत का उपराष्ट्रपति बनेगा वो अपने आप राज्यसभा का क्या मान लिया जाएगा, चेयरमैन मान लिया जाएगा, या अध्यक्ष मान लिया जाएगा, या हेड मान लिया जाएगा। आप कोई और वर्ड बचा है तो कमेंट में बता सकते हो। नेक्स्ट पर्सन की तरफ मैं रुख करूंगा अपना रथ लेके। अब नेक्स्ट आ चुके हैं भाई द चेयरपर्सन ऑफ द, देखो लोकसभा के अंदर भी एक चेयरपर्सन है,
पर वहां पे उसे चेयरपर्सन नहीं स्पीकर कहा जाता है, और ये स्पीकर इन्हीं 543 में से एक व्यक्ति को चुना जाता है। इसके इलेक्शंस होते हैं और जो व्यक्ति सबसे ज्यादा वोट ग्रहण करेगा उस व्यक्ति को स्पीकर बना दिया जाएगा। कोई दिक्कत है तो पूछ सकते हो भाई। नेक्स्ट आते हैं, ये प्रधानमंत्री रिस्पॉन्सिबल होता है भाई लोकसभा को। उपराष्ट्रपति की मैं बता चुका हूँ, आर्टिकल 63 में है। राष्ट्रपति के बारे में आर्टिकल 52 में है। और फर्स्ट सिटीजन किसे कहा जाता है? फर्स्ट सिटीजन कहा जाता है आपका राष्ट्रपति को, और ये आर्टिकल 63 है। इनको हटाने का प्रोसीजर भी काफी स्ट्रिक्ट है। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। चेयरपर्सन ऑफ लोकसभा को क्या बोलते हैं? स्पीकर बोलते हैं। डेफिनेटली आई थिंक चीजें आपको क्लियर हुई होंगी। फाइनेंस बिल ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट इज प्रेजेंटेड। जो फाइनेंशियल बिल है वो इनमें से कौन से सदन में आता है? देखो बिल होते हैं 3 तरीके के, मनी बिल, फाइनेंशियल बिल 1, फाइनेंशियल बिल 2। अब फाइनेंशियल बिल 2 तो कौन से भी हाउस में आ सकता है, पर नॉर्मल फाइनेंशियल बिल की बात करी गई है यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपका सिर्फ और सिर्फ इंट्रोड्यूस करा सकते हो आप लोअर हाउस में। यानी लोअर हाउस अगर मैं बोलूं तो हमें समझना होगा कि ये जो है ये सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के अंदर आ सकता है, और आपका राष्ट्रपति से परमिशन लोगे आप मनी बिल को इंट्रोड्यूस करने के लिए या फाइनेंशियल बिल के लिए, तो वो आपका परमिशन देगा। उसके बाद आप लेके आओगे, फिर स्पीकर ऑफ लोकसभा बताएगा कि ये जो बिल आपने इंट्रोड्यूस किया है क्या ये है भी या नहीं आपका, जिस तरीके के बिल आप इंट्रोड्यूस कराना चाहते हो। ठीक है, इतना हो गया भाई। नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट आपकी ये वीडियो आज ही आ जाएगी, टेंशन नहीं लेने का। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा ऐसा राज्य है जहां पे सिर्फ एक सदस्य जाता है लोकसभा में? एक सदस्य है कहां पे? लोकसभा में। तो राजस्थान तो बहुत बड़ा राज्य है, पॉपुलेशन भी ज्यादा है, मध्य प्रदेश भी, उत्तर प्रदेश की तो बात ही ना करो पॉपुलेशन के मामले में। तो ऑप्शन बच गया एक, तो ऑप्शन नंबर सी अपन लगा देंगे। सिक्किम से एक ही बंदा लोकसभा के अंदर जाता है। सिक्किम की राजधानी क्या है? गंगटोक है। सिक्किम के एक तरफ यानी पूर्व की तरफ तो पड़ता है भूटान, और पश्चिम की तरफ पड़ता है नेपाल, ऊपर की तरफ हो गया चाइना, और नीचे की तरफ हो गया क्या? वेस्ट बंगाल। ये आपका इसका बाउंड्री बता दी भाई अपन ने। सिक्किम की कैपिटल क्या है? गंगटोक सिक्किम की राजधानी है। नेक्स्ट है भाई, हाँ, जो कंटीजेंसी फंड ऑफ स्टेट है, स्टेट की बात कर रहे हैं यहाँ पे, इसको कौन संभालता है? देखो कंटीजेंसी फंड ऑफ स्टेट होता है, कंसोलिडेटेड फंड और पब्लिक अकाउंट कमेटी, ये तीनों होते हैं। और इनमें से कंटीजेंसी ऑफ फंड ऑफ स्टेट को कौन देखता है? तो स्टेट को तो देखो गवर्नर देखेगा। वैसे इनको मैनेज करने का काम कौन करते हैं? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ स्टेट भी होते हैं, और कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया भी होते हैं। तो यहाँ पे अपना ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा। क्योंकि भाई येलो कलर कई बार दिखता नहीं है अच्छे तरीके से। आई थिंक ये जो येलो कलर है इसको अपन थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, अब थोड़ा अच्छे से नजर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आए। 2 एक क्वेश्चन रह रहे हैं, टेंशन ना लो। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुके हैं। फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो आपका डाइड इन ऑफिस, यानी ऑफिस में ही मर गए भाई, ये कौन से हैं? तो ये जाकिर हुसैन है, हु डाइड इन ऑफिस। शायद 1969 में इनकी डेथ हुई थी जाकिर हुसैन की। और ये पहले आपके क्या रह चुके हैं? ये पहले आपके भारत के उपराष्ट्रपति या वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं। नेहरू तो यार राष्ट्रपति बने कौन? बिल्कुल जवाब गलत। सरदार पटेल गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री थे। ऑप्शन बचे 2, तो जाकिर हुसैन आएगा। राजेंद्र प्रसाद तो बेचारे उम्र कवर कर गए थे अपने कंप्लीट। नेक्स्ट आते हैं, आ जाए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, भारत का प्रथम वॉइसरॉय कौन था? तो प्रथम वॉइसरॉय था लॉर्ड, ये देखो यार स्पेलिंग थोड़ी सी गलत है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसे ठीक करने की कोशिश करूंगा, इसे ठीक करने की मैं कोशिश करूंगा। 1 मिनट मुझे आप दोगे? इसको ठीक करने की कोशिश करेंगे। इसको शायद और ब्रॉड होना चाहिए था, शायद, क्या पता भाई मेरे को करना ना हो। ये हाँ, ये हो सकता है। अब इसमें देखें, हाँ ये सही हो गया। अभी लॉर्ड कैनिंग, देखो मैं सारा बताऊंगा, ये टेंशन नहीं लेने का अपने। ये आ गया भाई इस तरफ, ये हो गया, ठीक है। ये पड़किले कलर, हाँ इतना ठीक है। और हम किससे लिख रहे थे? इससे लिख रहे थे ना शायद, हाँ। ये क्या आएगा? लॉर्ड कैनिंग। अब ये जो लॉर्ड कैनिंग है, ये प्रथम क्या थे? ये आपके प्रथम वॉइसरॉय थे। और ये कब बने भाई? 1858। लॉर्ड टॉम हमने सुना नहीं। लॉर्ड इरविन था भाई, इरविन कब था? 1905 के आसपास। पार्टीशन ऑफ बंगाल से संबंधित है ये, बंगाल विभाजन से।
पार्टीशन ऑफ बंगाल से एसोसिएटेड कौन है, लॉर्ड इरविन है। ठीक है, ये स्पेलिंग भी आपकी गलत है, या फिर आप कह सकते हो ये भारत का कोई वॉइसरॉय नहीं था, लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, ये गलत है आपका। तो लॉर्ड कैनिंग यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है, सी जो सॉरी बिल्कुल सही जवाब होगा, और 1857 में बने। अब दो तीन बातें और कर लेते हैं। फर्स्ट गवर्नर ऑफ इंडिया, फर्स्ट गवर्नर ऑफ इंडिया रॉबर्ट क्लाइव। कौन, रॉबर्ट क्लाइव। इसके ऊपर केस चला और इसने फांसी लगा ली थी इंग्लैंड जाके। फर्स्ट गवर्नर, पूरा लिख दें यार, पीडीएफ में समझ नहीं पाओगे। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की अगर बात, सॉरी फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की बात कर लेते हैं। और यहाँ पे मैंने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी, यहाँ पे इंडिया नहीं करना था यार, पहले अभी बात कर रहे हैं बंगाल की। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल बी रॉबर्ट क्लाइव। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन था, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। अगर पूछ लें, नेक्स्ट एक पेज और ऐड कर लेते हैं, अगर पूछ लें फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन था, तो इंडिया में आप हम बता देंगे उसका नाम था लॉर्ड विलियम बेंटिक। क्या नाम था, लॉर्ड विलियम बेंटिक। समझ आ जाएगा। नेक्स्ट अगर बात करें फर्स्ट वॉइसरॉय 1858 में बने, लॉर्ड कैनिंग। ये पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे। अगर पूछ ले लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे, यही थे। 1857 की क्रांति के समय कौन थे भारत के गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, तो लॉर्ड कैनिंग ही थे। अगर पूछ ले लास्ट वॉइसरॉय अगर पूछ लें तो वो आपका आ जाता है लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, फर्स्ट इंडियन गवर्नर, यहां से थोड़ा सा ठीक कर दें भाई, फर्स्ट इंडियन गवर्नर VER गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया 1947 के बाद की बात है भाई। ठीक है, तो पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस कौन बनाया गया, तो सी गोपालाचार्य है। अगर पूछ लें लास्ट इंडियन है ये, अगर पूछ लें फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस यानी आजादी के बाद किसे सबसे पहले प्रथम गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया गया, लॉर्ड माउंटबेटन को। आजादी के बाद प्रथम भारतीय जिसे गवर्नर जनरल, अगर भारतीय की बात करें तो सी राजगोपाल। अगर पूछ ले फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, तो जवाब हमारा अलग हो जाएगा। आई थिंक ये 30 क्वेश्चन थे, 30 क्वेश्चन दासू थे 1 नंबर के, बढ़िया। इन क्वेश्चंस को करके मजा आया होगा मेरे साथ। क्वेश्चंस के साथ साथ एडिशनल डिटेल हमने जानी कि इनके और क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं, कैसे हम जवाब दे सकते हैं, वो सारी चीजें आपको अच्छे से समझ आई होंगी। और ये मेरी जो है सेकंड प्रैक्टिस सेट है, और इसमें अगर किसी भी भाई को दिक्कत है तो डेफिनेटली आप मुझसे पूछ सकते हैं। और यही उम्मीद करूंगा कि आप अच्छे से क्लासेस अटेंड करेंगे, टाइम टेबल बनाएंगे, टाइम टेबल को फॉलो करेंगे, और जो बरसाती मेंढक हैं उनकी तरह आप काम नहीं करेंगे। यानी कि अगर आपका एग्जाम अप्रैल में होता है तो भी आप रेगुलर रहेंगे, अगर आपका एग्जाम अप्रैल की बजाय मान के चलो मई या जून में होता है तो भी आप रेगुलर रहेंगे। अगर रेगुलर रहेंगे तो सिलेक्शन होगा, गारंटी है। और अगर रेगुलर नहीं रहते तो सिलेक्शन नहीं होगा, इस बात की भी गारंटी है भाई। ये सच है और साथ में कड़वी बात भी है। तो कड़वी बात बोलना ठीक रहता है कि रेगुलरिटी आपके लिए जरूरी है। देखो अगर आप नौकरी लगते हो तो मेरे को तो सैलरी दोगे नहीं, ठीक है। घर वाले भी एक टाइम तक ही लेते हैं, उसके बाद आप अपना करोगे, अपनी वाइफ का करोगे, बच्चों का करोगे, यानी अपना फ्यूचर संवारोगे। तो हमें उस चीज़ से ज़्यादा फायदा नहीं होने वाला। हमारा काम है सिर्फ बताना कि भाई देखो पेपर आएगा, तैयारी में लगे रहो। बीच में यूं ना है आज तैयारी करी, कल छोड़ दी, परसों फिर लग गए, फिर छोड़ दी, ये काम ना करो। पेपर आएगा, डेफिनेटली गारंटी है। 1 महीने में नहीं, 2 में नहीं, 3 में, 4 में, 5 में नौकरी लेनी है ना, तो भाई के है 2 महीने फालतू वेट कर लेंगे, 3 कर लेंगे, 4 कर लेंगे, पर
मेन बात आती है कि क्या हमने जिस चीज़ की तैयारी करी वो हासिल हुआ या नहीं हुआ। अब आप 3 महीने खराब कर दो फिर छोड़ दो, उसका कोई फ़ायदा थोड़ी ना सिलेक्शन हुआ और ये 3 महीने भी वेस्ट ही गए। मानते हैं सीखा आपने कुछ पर काम तो नहीं आया ना वो आपके। तो बेटर ये है सीखो और लगे रहो जब तक पेपर नहीं हो जाता, और पेपर को यूँ फोड़ दो जैसे प्याज नहीं फोड़ देते रख के हाथ पे, ऐसे। और आई होप क्वेश्चन मेरे साथ करके मजा आया होगा, और इंडिया जीके में भी आप ऐसे ही धुआं उठाएंगे। सॉरी, हरियाणा जीके में, इंडिया जीके के तो हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हैं और इतना टाइम नहीं निकाल पाता मैं, उसके लिए आप सभी से माफ़ी मांगना चाहूँगा कि मैं आपको स्पेशली इंडिया जीके की क्लास भी करवा पाऊँ। हरियाणा जीके की क्लास लेने में भी कई बार समस्या आ जाती है। रेगुलर हमारी क्लासेस जो हैं वो लेके आने की कोशिश करते हैं, पर शायद एक दिन छोड़ के आपकी क्लास आती है, उसको मैं और ज़्यादा रेगुलर करने की कोशिश करूँगा। पर इंडिया जीके की जो क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन है इनको तो हम बिल्कुल रेगुलर रखने वाले हैं। कल भी आया, आज सेकेंड, कल थर्ड, फोर्थ, और जब तक एग्ज़ाम नहीं होगा इसी तरीके से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की झड़ी जो है, बारिश की झड़ी आती है ना, वैसी झड़ी लगा देंगे आपकी, और सिलेक्शन होगा आपका भी बहुत अच्छे तरीके से होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल अगर अच्छा लगे, कंटेंट अगर अच्छा लगे, ठीक है, पढ़ाने का तरीका अगर समझ आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका अपना चैनल है एग्जाम टॉक्स। आपके लिए हमेशा जितना ज़्यादा बेहतर होगा उतना करने की कोशिश करेंगे। मैं विकास तंवर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। मिलेंगे एक नए सेशन में, एक नई न्यूज़, एक नई अपडेट के साथ, नहीं बल्कि ऐसे ही क्वेश्चंस के साथ में। अगर आप न्यूज़ और अपडेट्स जानना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं मेरे दूसरे चैनल, जहां पे आपको न्यूज़ अपडेट्स मिलेंगी या न्यूज़ एनालिसिस मिलेंगी। एग्जाम टॉक्स नाम से है, और ये एग्जाम टॉक्स कम्पिटिटिव है, जहाँ पे हम कंपटीशन से रिलेटेड कंटेंट अपलोड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।